जिंदगी में खुशी हो या गम, हम अपनी मूड, अपने सिचुएशन के अनुसार गानों को सुनना पसंद करते हैं। कभी कभी इन गीतों के बोल में हमें खुद की जिंदगी दिखाई देती है और कई बार इन गीतों के बोल के जरिए हम खुद से रूबरू भी होते हैं। नमस्कार, मैं विद्या राय और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे गीतकार के जीवन की कहानी बताने वाला हूँ जिनकी जिंदगी की कहानी एक फिल्म की कहानी लगती है। जिनकी जिंदगी की कहानी पूरी तरह से एक ऐसे फिल्म की पटकथा लगती है जिसमें एक नायक को अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए न जाने कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके संबंध जो है उसके रिश्तेदारों के साथ किस तरह से बनते हैं और किस तरह से बिगड़ते हैं। कुछ ऐसी ही जिंदगी की कहानी है गीतकार योगेश गौर, जिन्होंने दिल को छू लेने वाले न जाने कई ऐसे गाने लिखे जो आज के युवा पीढ़ी को भी उतने ही पसंद आते हैं जितने कि उस वक्त के लोगों को पसंद आते हैं। बेवफा सनम के गाने की जब बात आती है तो वो गाना आज कई लोगों के दिलों में उतरे तो कई लोगों के कानों के सुकून बने और न जाने कितने लोगों के जुबां पर बने रहे। तो दोस्तों, गीतकार योगेश गौर के जीवन की कहानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से योगेश गौर ने अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त की और उन्होंने क्यों गीतकार के इस फील्ड को चुना। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आनंद फिल्म के कभी न भुलाए जाने वाले गाने जिंदगी कैसी है पहेली और कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाने को लिखने वाले योगेश गौर एक गीतकार के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। इनका जन्म हुआ था 19 मार्च 1943 को लखनऊ में। योगेश गौर के जो पिता थे वो पीडब्ल्यूडी में काम करते थे और पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले लोगों को 99 साल के लिए कोठी दी जाती थी रहने के लिए। योगेश गौर के जो बचपन था वो काफी अच्छे से गुजरा था, लेकिन उनकी जो जिंदगी में परेशानियां उस वक्त आई जब लोग अपने भविष्य को बनाने के बारे में सोचते हैं। जब योगेश गौर ने 10वीं की परीक्षा पास की तो उस वक्त उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उनके लिए एक कोठरी और 500 रुपए के अलावा कुछ भी उनके लिए नहीं छोड़ा था। उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जो सारी जिम्मेदारी थी वो योगेश गौर के कंधों पर आ गई। अब परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए योगेश गौर ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनको नौकरी कहीं भी नहीं मिली। वो अपने जितने भी रिश्तेदार थे जहाँ से उनको लगी कि लोग उनकी मदद कर सकते हैं, हर वो जगह गए, लेकिन उनको हर जगह से निराशा ही हासिल। फिर कुछ लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें शॉर्ट हैंड सीख लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त शॉर्ट हैंड की जो डिमांड थी वो मार्केट में अच्छी खासी थी और इसके लिए योगेश गौर ने शॉर्ट हैंड भी सीखा। लेकिन कहते हैं कि किस्मत में अगर आपको कोई चीज नहीं वो आपको नहीं मिलती है। शॉर्ट हैंड सीखने के बावजूद योगेश गौर को कहीं भी नौकरी नहीं लगी। इन सारी बातों से योगेश गौर काफी परेशान हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर उन्हें मुंबई में रहने वाले अपने फुफेरे भाई विजेंद्र गौर की याद आई, जो कि फिल्मों में पटकथा और लेखन का काम करते थे। योगेश गौर ने उनके पास जाकर उनसे मदद मांगने की सोची। उन्हें लगा कि भाई है, कुछ तो मदद कर देगा। और यह बात उन्होंने अपनी जो जिगरी दोस्त थे सत्य प्रकाश तिवारी उर्फ सत्तू को बताई। सत्य प्रकाश तिवारी एक बहुत ही जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी बहुत ही अच्छी खासी जो उनका जो रुतबा था वो था। सत्य प्रकाश तिवारी और योगेश गौर का जो दोस्ती थी वो बचपन की दोस्ती थी और काफी गहरी दोस्ती थी। योगेश गौर के कहने पर सत्य प्रकाश तिवारी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ योगेश गौर के साथ मुंबई जाने को तैयार हो गए और दोनों मुंबई आ गए। मुंबई पहुंचने के बाद योगेश गौर ने अपने सामान को एक मंदिर में रखा और वहां से वो अपने भाई विजेंद्र गौर के पास गए, उनसे काम मांगा। लेकिन जब आपके जो मुसीबतें जब आती है तो उस वक्त कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता। यही हाल हुआ योगेश गौर के साथ। योगेश गौर गए तो मदद मांगने के लिए, लेकिन उनके भाई ने उनके पिता की मृत्यु थी उसके लिए सहानुभूति प्रकट की, लेकिन मदद करने के लिए बहुत ज्यादा टाल मटोल करते। उन्हें रोज एक टाइम देते और बुलाते। दोनों उनके पास जाते भी थे, लेकिन कभी वो नहीं रहते थे तो कभी कुछ बहाना बनाकर बाहर चले जाते थे। इन सारी बातों से दोनों को काफी गुस्सा भी आता था। लेकिन जब बहुत दिन उनके पास जाने के बाद भी योगेश गौर को उन्होंने मदद नहीं की, उनके भाई ने
मदद नहीं की तो योगेश गौर वापस अपने जो लखनऊ था वहां जाने के सोचे। लेकिन इन सारी बातों से जो उनके जिगरी दोस्त थे सत्य प्रकाश तिवारी, उनको काफी बुरा लगा, उनको काफी गुस्सा है, क्योंकि इस तरह से किसी को इग्नोर करना और जब उसको काफी किसी की बहुत ज्यादा जरूरत हो, उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत हो और उस वक्त किसी को इस तरह से काम के लिए आगे पीछे घुमाना और बहाना मारना और उसको काम नहीं देना, इस बात से वो काफी चिढ़ चुके थे। उन्होंने योगेश गौर को कहा कि तुम्हें वापस लखनऊ नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पे रहना है और फिल्म लाइन में कुछ करके दिखाना है, क्योंकि उनके अंदर काफी ज्यादा ईगो आ गया था। जिस तरह से वो योगेश गौर के साथ उनके भाई का जो व्यवहार देखते थे, इससे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और इसी के लिए उन्होंने योगेश गौर को प्रोत्साहित किया कि उनको यही मुंबई में रहना है और फिल्म लाइन में ही कुछ करके दिखाना है। लेकिन योगेश गौर के पास उतने ज्यादा पैसे नहीं थे, उनके पास उनके पिता के छोड़े हुए 500 रुपए थे और उसी को लेकर के वो मुंबई आए थे, जिसमें से कुछ पैसे खर्च भी हो चुके थे। अब जब बात हो गई कि उन्हें मुंबई में ही रहना, इसके बाद अब रहा कहाँ जाए, उनके पास तो उतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक अच्छा खासा किराए पे मकान ले लें। तो वो एक पहाड़ी पर 12 रुपए में उस वक्त झोपड़ी में, एक किराए की झोपड़ी में वो रहने लगे, जहाँ पे न तो पानी की व्यवस्था थी और न ही बिजली की व्यवस्था थी। लेकिन दोनों को काम करना था और इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए योगेश गौर और सत्य प्रकाश तिवारी ने वहां रहने के बारे में सोचा। हालांकि अब मुसीबतें और भी ज्यादा आने वाली थी, क्योंकि दोनों के पास पैसे नहीं थे और सत्य प्रकाश तिवारी ने एकदम सख्त मना कर दिया था योगेश गौर को कि उन्हें फिल्म लाइन के अलावा किसी और क्षेत्र में काम नहीं करना है। जब योगेश ने उन्हें अपने दोस्त सत्य प्रकाश तिवारी को कहा कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, तो सत्य प्रकाश तिवारी ने योगेश गौर को कहा कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है, तुम्हें फिल्म लाइन में क्या करना है उस बारे में सोचो, और जो परिवार चलाने की बात आती है उसके लिए मैं कमाती हूँ। और जिसके लिए सत्य प्रकाश तिवारी ने कभी साड़ी बेचा तो कभी प्यून का काम किया, न जाने उसी तरह के कई ऐसे छोटे मोटे काम किए जिससे कि उनका जो वहाँ पर मुंबई में है वो आराम से रह सके। इसी बीच सत्य प्रकाश तिवारी जब कभी योगेश कहीं नौकरी कर लेते थे पैसे की कमी के कारण, तो सत्य प्रकाश तिवारी उसे छुड़ा देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये छोटी छोटी चीजों को करे तो इसका दिमाग बढ़ेगा और ये अपने इसे क्या करना है इस बात को ये नहीं पकड़ पाए। और जिसके लिए वो योगेश गौर को एकदम सख्त मना करते थे कि तुम्हें कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं करनी, मैं कमा रहा हूँ और तुम्हें क्या करना है वो तुम सोचो, लेकिन तुम्हें जो भी करना है वो सिर्फ फिल्म लाइन में ही करना है। अब इस तरह से घर पर अकेले रहते रहते योगेश गौर के मन में जो भी बातें आती थी वो उसे लिखने लगे और धीरे धीरे ये सारी जो बातें थी वो गीतों के रूप में परिवर्तित होते चले गए। जब योगेश गौर के पास बहुत सारे गीत हो गए तो सत्य प्रकाश तिवारी के कहने पर वो संगीतकारों के पास जाने लगे। लेकिन योगेश गौर को सफलता इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाली थी। कहते हैं ना, जो चीज आपके किस्मत में नहीं हो वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बहुत सारे संगीतकारों के पास जाने के बावजूद भी जब किसी संगीतकार ने योगेश गौर के गाने को सिलेक्ट नहीं किया तो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर योगेश गौर पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका मन हारने लगा था। फिर उनके मन में विचार आने लगा था कि वो मुंबई छोड़ करके लखनऊ चले जाए और वहीं पर कुछ करके अपना जो परिवार का जो खर्च है वो चलाए। लेकिन एक बार फिर अपने दोस्त सत्य प्रकाश तिवारी के कहने पर योगेश गौर ने हिम्मत दिखाई और वो एक बार फिर से संगीतकारों के पास पूरी जोश से आगे बढ़े। उनके पास गए और अपने गाने को उनके सामने रखा। लेकिन जो पहले की तरह इस बार भी उनके साथ वही हो रहा था। वो किसी भी संगीतकार का उनके गाने के प्रति कोई भी रुचि नहीं हो रही थी। फिर साल 1962 में फिल्म सखी रोबिन के लिए रॉबिन बनर्जी ने उनके 6 गाने सिलेक्ट किए और इस तरह से योगेश गौर ने गीतकार के रूप में अपनी जो पहली सीढ़ी थी इस तरह से उन्होंने पार की। सखी रॉबिन के गाने के सिलेक्ट होने के बाद योगेश गौर के मन में एक कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो अब पूरी जोश के साथ अपने काम में लग गए थे। वो न जाने कई सारे गाने लिख चुके थे और इसी तरह से कई सारी फिल्मों के लिए उन्होंने गाने लिखे। लेकिन अभी भी जो सफलता
लगभग 10 साल के बाद जब 1971 में उन्होंने फिल्म आनंद के लिए गाने लिखे तो वो रातों रात स्टार बन गए। पूरी इंडस्ट्री उनके गीत के कायल हो गई। दूर कहीं जब दिन ढल जाए गाने की जो पॉपुलैरिटी थी उस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ी, लोगों को वो गाने इतने ज्यादा पसंद आए कि योगेश गौर की जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद योगेश गौर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रजनीगंधा, मिली, अपने पराये जैसे कई सारी फिल्मों के लिए गाने लिखे। योगेश गौर ने उस वक्त के बड़े बड़े जो संगीतकार थे जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, इन सभी संगीतकारों के साथ काम किया। वो उस वक्त के बड़े बड़े गायक ने उनकी गीतों को अपनी आवाज दी। गीतों के अलावा योगेश गौर ने कई सारे टीवी सीरियल्स के टाइटल ट्रैक भी, कहा जाता है कि लगभग 200 टाइटल ट्रैक उन्होंने टीवी सीरियल के लिखे। तो इस तरह से योगेश गौर ने अपनी जो गीतकार का जो उनका जो सफर था वो इस तरह से उन्होंने अपने गीतकार के सफर को पार किया। और योगेश गौर ने अपने इस हुनर को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक बरकरार रखा। साल 2018 में उन्होंने फिल्म अंग्रेजी में कहते हैं के लिए 2 गाने लिखे। अब बात करते हैं योगेश गौर की पर्सनल लाइफ। तो उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उनकी लाइफ में उनकी परवाह करने के लिए उनके जिगरी दोस्त सत्य प्रकाश तिवारी थे, जो हर कदम पर उनका साथ दे रहे थे। सत्य प्रकाश तिवारी की वजह से ही योगेश गौर उस पोजीशन पर पहुंचे थे। योगेश गौर ने खुद इस बात को कबूला है कि वो आज इस पोजीशन पर सत्य प्रकाश तिवारी की वजह से ही पहुंचे हैं, क्योंकि अगर सत्य प्रकाश तिवारी नहीं होते तो वो उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती इस मुसीबतों का डटकर सामना करने का, और वो शायद कभी भी फिल्म लाइन में कुछ नहीं कर पाते। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटे हैं। योगेश गौर काफी समय से शुगर के पेशेंट थे और इसी के चलते साल 2020 में 29 मई को उनकी 77 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। योगेश गौर ने जो योगदान फिल्म में दिया उसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। योगेश गौर हमेशा कहते थे कि उन्होंने जो देखा है, जो जिया है, उसी को लिखा है। अब अगर एक गीतकार की जो सोच है, जो उसने अपनी जिंदगी में जिन चीजों को देखा, उन चीजों को अपनी स्याही से उसे पन्नों पर पिरोया, और कई गायकों ने उसे अपनी आवाज दी और हमारे और आपके कानों तक पहुंचाया। ऐसे ही लोगों की जिंदगी की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड